आप सभी को पता है कि एनटीए ने नोटिस रिलीज कर दिया। ये आज ही का नोटिस है। मेरा जो ये वीडियो है स्पेशल डेडिकेटेड है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनका टारगेट है दिसंबर 2024। मतलब उनका टारगेट यही था कि भाई हम दिसंबर 2024 को टारगेट ले रहे हैं, पर अचानक से क्या हुआ कि एग्जाम डिले होता गया। अप्रोक्सीमेशन थी कि जनवरी में हो जाएगा, बट स्टिल अभी फरवरी में एग्जाम हो रहा है। तो फरवरी में एग्जाम होने से आपको क्या प्लस पॉइंट मिलेगा, क्या नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, उन सब पर अपन डिस्कशन करते हैं। ये नोटिस आज ही का है, पब्लिक नोटिस है। जॉइंट CSIR यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का। ठीक है, 9 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट होगी फीस के साथ वो 31 होगी। करेक्शन विंडो 1 से 2 जनवरी तक होगा, परंतु जो एग्जाम की डेट दी है वो 16 फरवरी से 28 फरवरी। तो मानकर चलिए कि आपका एग्जाम होगा 25, 26 या 27 के करीब, या 16, 17, 18 के करीब, इसके बीच में दौरान आपका एग्जाम होगा। तो नो डाउट मैं अभी वही चेकआउट कर रही थी कि आपके एग्जाम में अभी टाइम है। ठीक है, एग्जाम में आपके टाइम है, क्योंकि हमारा तो था कि जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, बट अभी फिर भी एक 10-15 दिन भी बहुत होते हैं, 15 डेज भी काफ़ी होते हैं। बाकी मोड ऑफ एग्जाम बता दिए कि CBT होगा, कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, और 180 मिनट का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, बायलैंग्वेज होगा, इंग्लिश हिंदी, और ये सभी आपके सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, 9 दिसंबर से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस पे हम करेंगे। मैं एक बार आपको ऑफिशियल साइट दिखाऊंगी CSIR नेट की। ठीक है, ऑफिशियल साइट पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। जी, अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाती हूँ तो ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके लिए आ गया है कि भाई यहाँ पर आपका जॉइंट CSIR के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ तो पब्लिक नोटिस रिलीज किया गया है। देखिए यहाँ पर पब्लिक नोटिस रिलीज है, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैंने आपको दिखाया कहाँ पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर या फिर लॉगिन। तो आपने किसके लिए अप्लाई करना, पहले मैटर ये करेगा आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो। दिसंबर वाला एग्जाम काउंट होगा, नाम याद रखिएगा। एप्लीकेशन नंबर से पहले आपको अपना क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पर आप नए कैंडिडेट हो तो आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं आएगा। सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, और ये आ गया मेरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए 1150 फीस रहेगी। जनरल, EWS, OBC, NCL, सेंट्रल लिस्ट के लिए 600 रहेगी। SC, ST, PW थर्ड जेंडर के लिए 325 रहेगी। और कैसे होगा सारा प्रोसेस एक बार आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बता भी दूंगी। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करके हम वहाँ से रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हम बात करेंगे अपन एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन एलिजिबल है, उस पर भी एक बार चर्चा जरूर करनी है। ठीक है, उसके बाद हम फीस फिलिंग आ जाएगा, और बाकी पासवर्ड वगैरह का करेक्ट यहाँ से क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर दीजिए। उससे पहले यहाँ पे आपको करना पड़ेगा कि ठीक है भाई हम इस चीज़ को मान रहे हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि आपके पास आधार कार्ड है, तो यस मेरे पास एक आधार कार्ड है, मैंने इसे कर दिया क्लिक। अब आधार कार्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पर आधार का नंबर डाल दूंगी मैं, जो भी मेरा आधार कार्ड का नंबर है वो मैं नंबर यहाँ पे डाल दूंगी। मैंने जैसे ही आधार कार्ड का नंबर डाला तो मेरे पास एक OTP जनरेट आएगा आधार कार्ड की तरफ से। तो मतलब आधार कार्ड वालों की तरफ से, आधार डॉट मतलब उड़ाई बोलते हैं उसे, वो वाला OTP यहाँ पे डाल देना, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। कई लोगों के पास डिजी लॉकर होगा तो आप डिजी लॉकर से भी स्टार्ट कर सकते हो। जिनके पास डिजी लॉकर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अगर बनाना चाहते हैं तो बना लो, मर्जी है उनकी। उसके बाद मेरे पास कोई एकेडमिक, बैंक ऑफ क्रेडिट, ABC ID वगैरह समथिंग ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर क्योंकि मेरे पास अकॉर्डिंग या तो पैन कार्ड होगा सबके पास, पैन नंबर डाल दो अपना, पैन नंबर से स्टार्ट कर दो। पासपोर्ट चाहिए, मतलब ऑप्शन है, आधार से कर लो, पैन कार्ड से कर लो, पासपोर्ट से कर लो, बैंक वाले से कर लो, डिजी लॉकर से कर लो, कहीं से भी कर लो। ठीक है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर थोड़े से कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर डिस्कशन करना है मुझे। ये डाउनलोड नहीं हुआ क्या? तो ये है हमारा CSIR UGC नेट दिसंबर 2024 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि आज ही आया, और इस पर हम देखना चाहेंगे कि कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। तो पहला तो यही है कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गया वो 9 दिसंबर से शुरू हो गया, 30 दिसंबर तक चलेगा। जो लास्ट डेट रहेगी वो 31 दिसंबर रहेगी। उसके बाद फीस के बारे में बता दिया इसने। ठीक है जी, इसने फीस के बारे में बता दिया, एग्जाम के बारे में बता दिया कि अप्रॉक्सीमेटली 16 फरवरी टू 28 फरवरी के बीच में होगा एग्जाम आपका।
अब उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया, थोड़ा सा ना यहाँ पर एक फोकस करिएगा सभी। मैं जिस पॉइंट पर बात करने वाली हूँ उस पर चर्चा करते हैं। ये रहा। तो आपको पता है कि अब जो एग्जाम होता था, पहले होता था कि स्टूडेंट को लेक्चररशिप का मिलता था और जेआरएफ का मिलता था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप का मिलता था। अब पीएचडी के लिए भी मिलने लग गया ना, अब तो पीएचडी के लिए भी है, तो मैं वो भी आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इसमें पता है क्या सीन है, देखिए यहाँ पर आप देखो, एक मिनट मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूँ। तो भाई सीन यहाँ पर क्या है, अगर कोई बच्चा खाली जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहता है, मतलब कौन करेगा, जो बंदा ऑलरेडी पीएचडी कर रहा है, ठीक है, फीस कोई अलग से नहीं लगेगी आपकी। इसलिए ना क्या करते हैं सब, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं 117 नंबर 117, तो आपका जेआरएफ भी निकल गया, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी निकल गया और आपका पीएचडी एडमिशन भी। मान लो आपके नंबर आए हैं 100, तो आपका जेआरएफ तो नहीं निकला बट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी निकल गया। मान लो आपके नंबर आए हैं 66 में आपका जेआरएफ, क्योंकि 40% बोला ना उसने कहा 40% है, तो 200 का 40% 80 है, 40% था शायद मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, अगर आपके 80 मार्क्स आए हैं तो आपका जेआरएफ नहीं हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हुआ, बट आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये बात इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने इनका पीएचडी कर दिया तो आपका टर्न हो गया उधर, नहीं। ध्यान रखिएगा, अब यूनिवर्सिटी में 70% नेट का वेटेज और 30% वो इंटरव्यू लेंगे। मतलब अगर आपने सीएसआईआर नेट एग्जाम क्रैक किया है, आपके 80+ मार्क्स हैं और आपका पीएचडी वाला सेक्शन कवर हो गया, तो पीएचडी वाला सेक्शन कवर होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है वहाँ पे जब भी पीएचडी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे 30% इंटरव्यू का वेटेज होगा और 70% आपके मार्क्स का वेटेज होगा। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपका यहाँ पे पीएचडी हो गया, आपने यहाँ पे पीएचडी वाले मिनिमम मार्क्स अचीव कर लिए तो आपका पीएचडी में कन्फर्म है, नहीं। उसके बाद 30%, क्योंकि पीएचडी में इंटरव्यू रहता ही है, 30% आपका इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो जेआरएफ है वो 37,000 पर मंथ फर्स्ट 2 ईयर्स, और उसके बाद एनुअल ग्रांट मिलेगी 20,000 डायरेक्ट टू द फेलो। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन जो भी रहेगी। थोड़ा सा और चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करनी है मेन, तो मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले लिखा है मास्टर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में 50% होने चाहिए। किन कैटेगरीज के लिए, इन कैटेगरीज के लिए, पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम 55%, एमएससी में कम से कम 55%। ये उनके लिए है जिनका रिजल्ट आ गया एमएससी का। मतलब अगर किसी बच्चे का एमएससी फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया, ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का मतलब जिस बच्चे का एमएससी फाइनल ईयर हो गया, डन हो गया, रिजल्ट आ गया, अब रिजल्ट में देखना अगर 55% है तब आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। कुछ बच्चे अभी एमएससी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे भाई जो एमएससी कर रहे होंगे, अभी फाइनल ईयर लिख दिया उसने, कहता फाइनल ईयर वाला एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकता है, फाइनल ईयर वाला एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे हम तो जी फर्स्ट ईयर में आके हम भी कर सकते हैं। देखो भर सकते हो पर एलिजिबल तो नहीं हो, मतलब एग्जाम क्रैक हो जाएगा बट वो वैलिड नहीं होगा। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, उसमें कोई शक नहीं है, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो। अब एक ना यहाँ पर मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो बड़ा प्यारी चीज है, वो ये
उसने कहा एडमिशन टू पीएचडी ओनली मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री। अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में होंगे ना, ठीक है, अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में है, एक सेकेंड, अगर आप एमएससी फाइनल ईयर में है तो और आपने सीएसआईआर नेट का एग्जाम दे दिया, मान लो आपने फरवरी अब वाला दिया, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपका एमएससी क्लियर होना चाहिए, तब आप पीएचडी वाला, एडमिशन टू पीएचडी वाला एलिजिबल होगा। ये बात इसमें थोड़ी सी ध्यान रखना है, रिजल्ट की काफी खास बात होती है, रिजल्ट वाली काफी खास बात होती है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, क्योंकि अब तो नेप वाली जो वो आ गई है, तो 4 ईयर का जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहा है ना, वो भी सीएसआईआर नेट के लिए एलिजिबल है, इन विच दे वांट टू परस्यू अ पीएचडी रिस्पेक्टिव दैट आर एलिजिबल। वो एलिजिबल दे रखा है इन्होंने कि अगर वो 4 साल वाला है ना उसके पास, देखो यहाँ पे भी लिख रखा है उसने कि द कैंडिडेट हैव अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री अगर है तो वो एलिजिबल है, जेआरएफ के लिए एलिजिबल है और पीएचडी के लिए, एलएस के लिए एलिजिबल नहीं है। बस यहाँ ना कॉम्प्लिकेशन डाल दी इन्होंने थोड़ी, मैं आपको क्लियर कट बताती हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें क्लियर करती हूँ, ये बड़ी खास बात है क्योंकि बच्चों को पता होता नहीं है, बाद में उन्हें पता चलती है। अगर आप 4 ईयर का डिग्री कर रहे हो अपना ग्रेजुएशन वाला, आप 4 ईयर का डिग्री कर रहे हो ग्रेजुएशन वाला, उस 4 ईयर के डिग्री प्रोग्राम में आपने सीएसआईआर नेट का फॉर्म फिल कर दिया। देखो इन्होंने यहाँ पे भी लिख रखा है मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर पीएचडी डिग्री। मैं अगर इस पे भी क्लिक कर दूं तो इसमें भी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर ये ओपन होता है। इंग्लिश में नहीं है क्या ये रहा। अच्छा, ये तो कोर्स वर्क का बता रखा हुआ ना, ये तो कोर्स वर्क का बता रखा है, ये कोर्स वर्क है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ इसकी इन्फॉर्मेशन जो है। अगर आप 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो अपना ग्रेजुएशन का, तो आप एलिजिबल हो किसके लिए, जेआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए। दोबारा सुन लीजिए, जेआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए। अगर आप एमएससी के फर्स्ट ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो जेआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए। अगर आप एमएससी के फाइनल ईयर में हो तो आप एलिजिबल हो पीएचडी के लिए, एलएस के लिए। एलएस के लिए भी एलएस कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब लेक्चररशिप के लिए तो वही एलिजिबल होगा जिसका मास्टर्स का रिजल्ट आएगा। जिसका मास्टर्स का रिजल्ट आएगा ना, लेक्चररशिप में वही एलिजिबल होता है। ठीक है, लेक्चररशिप में तो वही एलिजिबल होता है जिसका मास्टर्स का रिजल्ट आता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधी सी बात मैंने बताई है। अगर आप एमएससी बीएससी कर चुके हो, पूरी बीएससी होगी, बीएससी का फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया, आप पेपर फिल कर दो। अगर आपका एमएससी फर्स्ट ईयर में, आप पेपर फिल कर दो, प्रैक्टिस हो जाएगी कौन सा है, पहली बारी में निकल जाता है। हाँ, निकल भी जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी है। बाकी अपर एज लिमिट की बात कर दी। जेआरएफ के लिए आपका जो है 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 30 साल से ऊपर का नहीं होगा। और वुमेन्स के लिए जो है वो 5 साल का और रिलैक्सेशन है। ये लड़कियों को पता ही नहीं है, काफी सारी लड़कियों को इस चीज के बारे में नहीं पता कि वुमेन्स के लिए 5 साल का रिसर्च में क्या है, रिलैक्सेशन है जेआरएफ के लिए। ये लाइन बड़ी खास है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। उसके बाद एग्जामिनेशन का पैटर्न तो वही होता है अपना, केमिकल साइंसेस का पकड़ लेते हैं हम इसमें, ये रहा।
20, 15, 40, 35, 60, 25, यही वाला पैटर्न है, ठीक है। करेक्ट मार्क्स एंड नॉन करेक्ट मार्क्स उन्होंने बता दिया, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही भाई। उसके बाद सेंटर्स आ जाते हैं एग्जाम के, सेंटर्स कहाँ कहाँ पर बनेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चाहिए, अब थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ भी गलतियाँ हो जाती है। आपका जो भी 10th क्लास की उस पर सर्टिफिकेट पे, यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका नाम है, मम्मी का नाम है, पापा का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपका कोई भी बैंक अकाउंट चलेगा क्योंकि जिससे आप करोगे। आधार कार्ड, कोई भी आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड ही है वैसे इंडिया में तो। क्वालिफिकेशन डिग्री, आप लास्ट मार्क्स की शीट लगेगी, लास्ट मार्क की शीट। एड्रेस आपका, 4 सेंटर भरने पड़ेंगे आपको, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। बाकी एक फोटोग्राफ लगती है और एक सिग्नेचर लगता है, नथिंग मोर, इसके अलावा कुछ नहीं लगता आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। और उसका भी डाटा इन्होंने दे रखा होता है कि भाई क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या नहीं लगने वाला। सारा प्रोसेस बता रखा है कि ओबीसी के लिए ना पूरा ध्यान रखना है क्योंकि फिर बाद में इनएलिजिबल हो जाते हैं, बाद में बच्चा कहता है कि मैं तो ओबीसी था या मैं तो ओबीसी नहीं था, वट। तो इनका क्राइटेरिया जरूर पढ़ लिएगा। मैं इसमें वही चीज दिखा देती हूँ एक बार। मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये तो सेंटर्स हो गए, दीज आर द सेंटर्स, सारे सेंटर्स देख लेना। ये रहा, ये फॉर्मेट देख लेना। यहाँ से आपका जो ओबीसी का फॉर्मेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, गलती मत करना, बार बार बोल रही हूँ। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मेट ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पारित होना चाहिए। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी वगैरह के साइन होंगे। ये SC ST का, इसके ऊपर नहीं लिखा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, सिर्फ ओबीसी पे लिखा हुआ है, याद रखिएगा। SC ST का अगर आपका स्टेट का भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। EWS के अंडर भी लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। EWS सर्टिफिकेट आपका ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद CBT का एग्जाम रहेगा। बाकी सारा प्रोसेस बता दिया इन्होंने, बाकी तो सेम प्रोसेस है। जो पहली बार देते हैं उन्हें पता नहीं होता, तो पहली बार फॉर्म फिल करने से पहले ये सब कुछ मैं एक बार इसके थ्रू भी आपको बता दूं। सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। यहाँ पे अपना सबसे पहले आपको कराना होता है, प्रोसीड करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पर एड्रेस वगैरह डाल के एक रजिस्ट्रेशन होगा। फिर आपका एड्रेस वो कहेगा, पर्सनल डिटेल चेक करवाएगा, फिर OTP आएगा, बार बार यही काम चलेगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा जिसके अंदर आपको डाटा डालना होगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, 20-15 मिनट का काम होता है, बहुत जल्दी फॉर्म फिल हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बाकी हाँ, फिर भी अगर आपका कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और खास बात जो मैंने आपको बतानी थी CSIR नेट एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वो मैंने आपको बता दी कि कौन एलिजिबल कर सकता है और कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है।